हे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि 10वीं वालों के लिए मैथ का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी को जितना भी क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन बताएंगे ना, वो पिछले मैट्रिक एग्जाम में लगभग 2 बार 3 बार पूछे गए हैं और आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। है दोस्तों, पहला सवाल बोला गया है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए और यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है कि 5 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 कॉस 4 45 डिग्री प्लस 4 टेन स्क्वायर 60 डिग्री और बट्टा में दिया गया 2 साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री और प्लस दिया गया है टेन 45 डिग्री। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। चलिए हम आप सभी को इसका हल करने वक्त बता देते हैं। यहाँ पे दिया गया 5 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो आप लिखेंगे 5 गुने साइन 30 के मान में आपको स्क्वायर करना होगा। साइन 30 का मान दोस्तों कितना होता है, 1/2 होता है ना, इसमें स्क्वायर कर दीजिए। और प्लस में है कॉस 4 45 डिग्री, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कॉस और साइन में 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। सवाल में यहाँ पे कॉस का पावर कितना है, 4 है, लेकिन इस सवाल में जो 4 दिया गया है ये 4 ना बल्कि कितना है, कॉस स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर देंगे। प्लस 4 गुने टेन स्क्वायर 60 डिग्री, टेन 60 का मान दोस्तों √3 होता है, तो √3 का हम लोग स्क्वायर करेंगे। बट्टा में है 2 साइन 30 डिग्री यानी 2 गुने साइन 30 का मान, दोस्तों साइन 30 का मान 1/2 होता है। फिर गुना लिखेंगे हम लोग कॉस 60 डिग्री का मान, कॉस में 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो वो भी 1/2 होता है। प्लस हमें चाहिए टेन 45 डिग्री का मान और टेन 45 डिग्री का मान भी 1 होता है। उसके बाद वाला स्टेप तो काफ़ी सिंपल है। आप क्या करेंगे कि 5 गुने को सेम टू सेम लिखेंगे। 5 गुने यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर कितना होगा, तो 1 होगा। ये 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। और देखिए ये स्क्वायर से रूट जब कट जाएगा ना, स्क्वायर से रूट कटेगा, केवल कितना बचेगा, 2 बचेगा। प्लस 4 गुने को आप 4 गुने लिख सकते हैं और ये स्क्वायर से रूट कटेगा यानी √3 को स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, 3 होगा। और बट्टा में दोस्तों जो चीज़ जिस तरीके से दिया गया सेम टू सेम उतार दीजिए। यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा तो 1 में 1 से हम लोग गुना करेंगे। 1 में 1 से गुना करने पे कितना होता है, तो 1 होता है। और नीचे दोस्तों कितना है, 2 है। और प्लस में यहाँ पे कितना है, तो 1/1 है। इसे सेम टू सेम उतार दीजिए। अब आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे 5 में 1 से गुना हम लोग करेंगे, तो 5 में 1 से गुना करेंगे 5 हो जाएगा और नीचे कितना है, 4 है। फिर प्लस 1/2 को सेम टू सेम उतारेंगे आप, 1/2। उसके बाद में प्लस कितना था, तो प्लस में था 4 गुने 3 यानी 4 तियाँ 12 हो जाएगा। और नीचे जो भी चीज़ पहले से बट्टा के जोर में आ रहा था तो हम लोग 1 और 2 का एलसीएम लेंगे। दोस्तों 1 और 2 का एलसीएम 2 होता है। उसके बाद में आपको इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। 1 में 1 से गुना कीजिएगा, 1 हो जाएगा। और 1 में 2 से गुना कीजिएगा, कितना होगा, तो 2 होगा। अब आप क्या करेंगे कि 4 और 2 का एलसीएम लेंगे। दोस्तों 4 और 2 का एलसीएम भी 4 होता है, तो 4 एकम 4, तो 5 में अगर आप गुना करते हैं 1 से तो कितना होगा, 5 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस लिखिए। अब 4 में दोस्तों 2 से भाग दीजिएगा तो कितने मरतबे, 2 मरतबे। अब इसी 2 से 1 में गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 2 हो जाएगा। प्लस 1 से अगर 4 में भाग लगाइएगा तो 4 मरतबे कटेगा। और 4 में 12 से गुना कीजिएगा तो 12 चौका कितना होता है, तो 48 होता है। और नीचे देख लीजिए 2 और 1 3 होता है और बट्टा में 2 है। अब आपको क्या करना होगा कि आप क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे 5 और प्लस 2 है और प्लस है 48, यानी 5 में हम लोग 2 जोड़ेंगे तो 5 2 7 हो जाएगा। 7 में 48 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा 55। और बट्टा में कितना है, तो बट्टा में 4 है। फिर बड़ा वाला बट्टा हमारा ये रहा और नीचे 3/2 है ना, लिख लीजिए 3/2। अब हम लोग क्या करेंगे, बड़ा वाला बट्टा हमारा ये है, इसी हम लोग चेंज करेंगे गुना में। तो 55/4 को हम लोग सेम टू सेम लिखेंगे, गुना करेंगे तो नीचे वाली संख्या ऊपर चली आएगी और ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी। तो नीचे वाली संख्या हमारा कितना है, तो 2 है और ऊपर वाली संख्या कितना है, तो 3 है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसे कटा सकते हैं, 2 दूनी 4। ऊपर वाला जो 55 है वो अब नहीं कटने वाला, तो 55 को उतार दीजिए सेम टू सेम।
और नीचे 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो क्वेश्चन का सही जवाब 55/6 आ जाएगा। चाहे तो आप इसे पूर्णांक में तोड़ सकते हैं, तो 9.1/6 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी को इसका भी सॉल्यूशन समझ में आ ही गया होगा। तो आइए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। अगला सवाल काफी मेट्रिक एग्जाम में बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। ऐसे सवाल तो हमेशा पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। और सवाल में पूछा गया है कि मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है। इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेमी स्क्वायर और 121 सेमी स्क्वायर है। यदि EF बराबर 15.4 सेमी हो तो BC का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे जैसे कि दिया गया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को दो त्रिभुज की रचना कर लेनी होगी। दो त्रिभुज का नाम हम लोग रखेंगे ABC। एक और हम लोग त्रिभुज बना लेंगे जिसका नाम हम लोग रखेंगे DEF। इसका नाम हम लोग रखेंगे D, ठीक है, इसका नाम रखेंगे E और इसका नाम दोस्तों रखेंगे F। तो इस प्रकार से हो गया DEF और ये हो गया ABC। और ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, तो ये समरूप है। यहाँ पे देखिए कि EF बराबर 15.4 है। EF बराबर ये जो है ये दोस्तों कितना है, 15.4 है। और दोनों का क्षेत्रफल भी दे दिया गया है। तो इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों तो वो 64 सेमी स्क्वायर दिया गया है। इसका क्षेत्रफल 121 सेमी स्क्वायर दिया गया है। तो हम लोग लिखेंगे इस प्रकार से कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और बटा में लिखेंगे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। ठीक है, इसे कहा होगा कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल क्या होता है कि ये BC का स्क्वायर और बटा EF का स्क्वायर होता है। यानी किसी दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो संगत भुजा इसका क्या है, तो BC है ना, तो आप लिख दीजिए BC का स्क्वायर बटा इसका संगत भुजा क्या है, तो EF का स्क्वायर। आराम से लिख सकते हैं EF का स्क्वायर। इससे क्या होगा कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम लोग आसानी तरीके से बैठा सकते हैं। ये दोस्तों त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तो सवाल में बता दिया है कितना है, 64 है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 64। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल दोस्तों कितना है, तो ये है 121। तो लिख दीजिए 121। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि BC का स्क्वायर दिया गया है, BC का मान नहीं है, सेम टू सेम उतारेंगे। उसके बाद में EF का मान कितना है, तो 15.4 है। तो आप ही लिखेंगे 15.4 का स्क्वायर इस प्रकार से। उसके बाद में जैसा कि आप सभी को बताया जाता है कि स्क्वायर अगर ये दोनों पर से हम लोग स्क्वायर हटा देंगे तो जाहिर सी बात है कि इधर वाली संख्या पे रूट आ जाएगा। यानी इधर हो जाएगा रूट अंडर 64/121 और इधर हो जाएगा विदाउट रूट BC और 15.4 होगा। यहाँ से क्या किए कि हम लोग दोनों स्क्वायर के बदले में इस पे रूट चढ़ा दिए हैं। उसके बाद में यहाँ पे क्या होगा कि 64 के वर्गमूल दोस्तों 8 है, 64 8 हो जाएगा। और 121 का वर्गमूल कितना होता है, तो 11 होता है। बराबर में क्या बचा है, तो ये BC बटा 15.4 है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, BC में 11 से गुना करेंगे तो क्या होगा, तो वो होगा BC गुने 11 और 15.4 में गुना करेंगे 8 से तो वो हो जाएगा 15.4 गुने 8। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि यदि लिखते हैं BC बराबर 15.4 गुने 8 तो यहाँ पे 11 गुना में था, बराबर की तरफ जाकर ये 11 भाग में हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसे सम कर लीजिएगा और गुना कर लीजिएगा तो कितना आएगा, 11.2 आ जाएगा। उम्मीद है कि आप सभी को इसका भी सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। दोस्तों जो अगला सवाल है काफी सिंपल है। उम्मीद है कि आप सभी को इसका सॉल्यूशन आता भी होगा। और ये सवाल मेट्रिक एग्जाम 2019 या 20 के एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो इस सवाल में आपसे पूछा गया है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। यदि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। तो यहाँ पे तो संख्या हमको मालूम है नहीं, तो जब इसका हल करेंगे ना तो हम लोग लिखेंगे कि माना की संख्या, या ऐसा लिख सकते हैं माना की दो संख्या x और y है। हम लोग दो संख्या मान लिए हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे कि प्रश्न से यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न हमारा कह क्या रहा है, तो प्रश्न बोला था कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो दो संख्या माने हैं x
दूसरा मान है y, इसका वर्ग यानी इसका स्क्वायर। उसके बाद में बोला है अंतर, अंतर का मतलब घटाव, कितना के बराबर है 180 डिग्री के बराबर है, तो हम लोग लिख देंगे 180 कितना के बराबर। जिस प्रकार से क्वेश्चन कहा था उस प्रकार से हम लोग सोल्यूशन कर दिए। दो संख्या मान लिए हैं x y और दोनों के वर्गों का अंतर 180 हम लोग कर दिए हैं। और उसके बाद में हम लोग लिखेंगे कि पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, और फिर इसमें क्या बोल रहा है कि यदि छोटी संख्या का वर्ग, इसमें देखेंगे ना आप तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या हो जाएगा, और वाई स्क्वायर छोटी संख्या हो जाएगा। तो सवाल बोला है कि छोटी संख्या का वर्ग अर्थात वाई स्क्वायर का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या अर्थात x का 8 गुना है, यानी इसमें हम लोग 8 से गुना कर देंगे तो इतना हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे बाबू कि ये वाई स्क्वायर का जो वर्ग है या वाई स्क्वायर का जो मान 8x आ गया है, इसका मान हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे। ये हमारा समीकरण 1 है। तो हम लोग लिखेंगे कि वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो दोस्तों समीकरण 1 हमारा वहां पे क्या था, तो ये एक्स स्क्वायर था माइनस वाई स्क्वायर था। वाई स्क्वायर के बदले में हम लोग क्या रखने वाले हैं, तो 8x रखने वाले हैं। बराबर में था 180। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर को सेम टू सेम माइनस 8x को सेम टू सेम, ये बराबर में प्लस 180 है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस 180 हो जाएगा और 180 की जगह में बच जाएगा 0। तो इस प्रकार से हमारा एक समीकरण प्राप्त हो गया है। अब इसी समीकरण के माध्यम से इस समीकरणों को क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि a का हम लोग मान लिखेंगे, x स्क्वायर गुणा कुछ भी नहीं है तो a का मान 1 हो गया। b का मान कितना है, तो ये -8 है, आप -8 लिख सकते हैं। c का मान दोस्तों -180 है। अब हम लोग ज्ञात करेंगे d ज्ञात करने का फॉर्मूला b² - 4ac होता है। तो b का मान दोस्तों कितना है, -8 है ना, तो -8 का स्क्वायर कर दीजिए -4 गुने a का मान। a का मान दोस्तों कितना है, तो 1 है ना, तो आप 1 लिखेंगे। c का मान कितना है, तो -200 यहाँ पे 180 है। अब आपको क्या करना होगा कि 8 का स्क्वायर करना होगा, तो 8 टाइम 64 हो जाएगा। ये देखिए माइनस और ये माइनस मिलकर क्या होगा, प्लस होगा। अब 18 में 4 से गुणा कीजिएगा, 18 चौका 72, ये 720 हो जाएगा। ठीक है, यानी ऐसे गुना हम लोग किए हैं, 18 में सीधे 4 से निकल लिए तो 18 चौका 72 हो गया है, और एक जीरो जो बचा था उसको सेम टू सेम उतार दिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये सभी संख्याओं को जोड़ेंगे। तो 4 में 0 को ऐड कीजिएगा तो कितना होगा, 4 हो जाएगा। 6 में 2 को ऐड कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, और 7 को 7, तो ये आ जाएगा 784। तो हम लोग जब डी ज्ञात कर लेते हैं ना, तो हम लोग लिखते हैं मूल बराबर, फॉर्मूला दोस्तों होता है -b प्लस माइनस √d/2a होता है दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग मूल बराबर फॉर्मूला लिख लिए हैं -b प्लस माइनस √d/2a, तो हम लोग क्या करेंगे कि -b का मान हमें चाहिए दोस्तों। b का मान यहाँ पे -8 था ना, तो आप लिखेंगे कोष्ठ में -8 प्लस माइनस √d का मान। तो दोस्तों d का मान हम लोग कितना ज्ञात किए थे, 784 ज्ञात किए थे ना, तो 784 हम लोग लिख सकते हैं। और बट्टा में 2a अर्थात 2 गुने a का मान। a का मान दोस्तों कितना था, 1 था ना, 1 लिख लीजिए। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि माइनस और माइनस मिलकर प्लस होता है, तो ये +8 हो जाएगा, प्लस माइनस और √784 है, 784। तो इसका अगर हम लोग वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 3 ये 4 और ये आएगा 84 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 8 लगाते हैं, 8 × 4 ये 300, ये कट जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा वर्गमूल आ रहा है कितना आ रहा है, 28 आ रहा है। तो इसके बदले में हम लोग लिख सकते हैं √784 के बदले में क्या लिखेंगे, लिखेंगे 28 बटा में 2 गुने 1 बराबर कितना होता है, 2 होता है। तो इस प्रकार से इसे तो हम लोग सॉल्व कर ही लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि अल्फा बीटा का मान निकालेंगे। अल्फा में हम लोग क्या करते हैं, प्लस को लिखते हैं, प्लस लिखेंगे, ये प्लस माइनस जो है ना, इसके बदले में हम लोग केवल प्लस लिखेंगे। 8 + 28 बटा 2 करेंगे तो 28, और ये देखिए 8 8 16 के 6 में 1 2 1 3 हो जाएगा बटे 2, ये कट के कितना आया, 18 आ जाएगा। यानी x का जो मान हमारा आ गया है वो 18 आ गया है, लेकिन आपका ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि देखिए यहाँ पे क्या था, y² बराबर 8x था, है ना, y² बराबर 8x। तो यहीं पे इसका हम लोग मान रख लेते हैं। सीधे हम लोग लिख सकते हैं कि x का मान रखने पर, तो ये जो था हमारा समीकरण y² बराबर 8x था। तो हम लोग क्या करेंगे कि y² बराबर 8 गुने x का मान,
तो दोस्तों x का मान हम लोग कितना ज्ञात किए, तो x का मान हम लोग ये 18 ज्ञात किए, 18 ज्ञात किए ना, तो हम लोग 18 लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 8 गुने 18, तो क्या होगा वाई स्क्वायर बराबर 18 में 8 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 144 होगा। अब दोस्तों हम लोग क्या करने वाले हैं कि यदि y पर से स्क्वायर हटा दीजिएगा तो रूट पे आएगा 144 पे क्या आएगा रूट आएगा। अब y बराबर 144 का वर्गमूल दोस्तों कितना होता है, तो 12 होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा 12 होगा, और x का मान कितना होगा दोस्तों, तो 18 होगा। यानी x बराबर आ गया है 18, y बराबर आ गया है 12। उम्मीद है कि आज सभी को इसका भी सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। है दोस्तों अगला सवाल है क्वेश्चन 3 में कि किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेमी की दूरी पर स्थित बिंदु ए से खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई 4 सेमी है, तो वृत्त के त्रिज्या ज्ञात कीजिए। काफी सिंपल सवाल है, जरा ध्यान से समझिएगा। दिया गया एक वृत्त के केंद्र से, मान लेते हैं कि यह एक वृत्त है, केंद्र किसको बोलते हैं, तो बीच में जो बिंदु हो डाला जाता है ना प्रकाल का, उसको हम लोग केंद्र बोलते हैं। तो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेमी की दूरी पर स्थित बिंदु ए से, मान लेते हैं कि यहाँ कोई बिंदु ए है और वृत्त के केंद्र से इसकी जो दूरी है बिंदु ए तक कितना है 5 सेमी है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5 सेमी। अब ए से खींची गई स्पर्श रेखा, यहाँ से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा भी खींचा गया है जिसका लंबाई क्वेश्चन में कितना दिया गया है, तो 4 सेमी दिया गया है। ठीक है, 4 सेमी दिया गया है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, यानी आपको ये पूछा कि ये चीज ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो इसका नाम हम लोग रखते हैं ओ रखते हैं, और इसका नाम बी रख लेते हैं। तो हमको ज्ञात करना है त्रिज्या अर्थात ओ बी का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ओ बी बराबर रूट अंडर, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ बी का स्क्वायर। तो हम लोग लिखेंगे ओ ए का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे ए बी का स्क्वायर। उसके बाद वाला स्टेप तो काफी सिंपल है, ओ ए का मान देख लीजिए। ओ ए का मान दोस्तों कितना है 5 सेमी है ना, तो आप क्या कीजिएगा 5 का स्क्वायर कीजिएगा माइनस ए बी का मान। ए बी का मान दोस्तों कितना है, तो 4 सेमी दिया जा चुका है, तो आपको 4 का स्क्वायर कर देना होगा। है दोस्तों 5 का स्क्वायर कीजिएगा कितना होगा, तो 5 4 25 हो जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 चौका 16 होता है। उसके बाद में आपको क्या करना होगा कि 25 में से 16 को माइनस करना होगा। है दोस्तों 25 में से 16 को माइनस कीजिएगा तो जाहिर सी बात है कितना आएगा 9 आएगा। और जैसा कि आज सभी को बताया जाता है कि 9 को वर्गमूल कितना होता है 3 होता है। कैसे होता है, तो 9 को गुणनखंड कीजिएगा 3 तिहाई 9, और डबल 3 का 1 3 रूट से बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से जो त्रिज्या का हमारा मान आएगा ना वो 3 सेमी आ जाएगा। तो उम्मीद है कि इसका भी सलूशन आपको समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। है दोस्तों अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन 4 में कि रूट अंडर 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 5 को हल कीजिए। तो चलिए काफ़ी सिंपल तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग हल करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि दोनों ओर वर्ग करने पर, यानी दोनों ओर हम लोग क्या करेंगे वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर। तो यहाँ पे इधर क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे है 13 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर, और यहाँ पे है एक्स प्लस 5। तो दोनों ओर हम लोग वर्ग कर रहे हैं, यहाँ पे भी वर्ग कर दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों, तो बचेगा 13 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ये बन गया a प्लस बी का स्क्वायर। तो a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। यही फॉर्मूला की सहायता से इस क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो a स्क्वायर अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुने a का मान कितना x, गुने b का मान कितना, तो b का मान 5 है, प्लस b का स्क्वायर अर्थात 5 का स्क्वायर। उसके बाद में 13 माइनस एक्स स्क्वायर को सेम टू सेम हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे दिया गया एक्स स्क्वायर सेम टू सेम लिखेंगे, प्लस 2 बचे कितना होता है, तो 2 बचे होता है 10 एक्स, और प्लस 5 का स्क्वायर दोस्तों 25 होता है। उसके बाद वाले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया गया है सेम टू सेम लिखेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे है माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर के इधर इसे अगर लाएंगे ना तो माइनस का सिंबल चेंज होकर प्लस में हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस में यहाँ पे कितना है 10x है, तो अभी यहाँ पे प्लस 10x लिखेंगे। प्लस दोस्तों कितना है 25 है,
अब यहाँ पे जो 13 है वो प्लस में दिया जा चुका है, बराबर किधर आएगा तो क्या होगा -13 हो जाएगा। और बराबर में क्या बचेगा, अर्थात इधर क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि सबको तो हम लोग इधर लाए हैं, तो यहाँ पे केवल 0 बचेगा। उसके बाद वाले स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर में जोड़ेंगे तो कितना होगा 2x² हो जाएगा, प्लस 10x को हम लोग सेम टू सेम लिखने वाले हैं 10x। उसके बाद में 25 में से 13 को घटाइएगा तो कितना बचेगा 12 बचेगा, बराबर कितना होगा 0 होगा। उसके बाद में जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें सभी में 2 कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो समीकरण को आसान करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सभी में से 2 को कॉमन कर लेंगे। तो अगर यहाँ से हम लोग 2 कॉमन करते हैं तो जाहिर सी बात है केवल क्या बचेगा x² बचेगा, क्योंकि 2x² में 2 से भाग लगाएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो केवल बचेगा x²। प्लस को हम लोग सेम टू सेम लिखेंगे, 10x में अगर 2 से भाग लगाएंगे तो क्या मरतबे कटेगा 5 दूनी 10x, अर्थात 5x मरतबे कट जाएगा। प्लस ये 12 में 2 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा 6 दूनी 12 और बराबर में है 0। इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे बचा है x² और प्लस 5x प्लस 6 है, x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 है। अब आपको लगता होगा कि भाई साहब ये जो 2 था ये कहाँ गया, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था, बराबर में था 0, तब मल्टीप्लिकेशन वाली संख्या बराबर की ओर जाकर ये भाग में हो जाती है और 2 उधर 0 में भाग लग के 0 में चेंज हो जाता, इसे हम लोग हैंड तरीके से केवल 0 लिख सकते हैं। तो चलिए अब इस समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो ऐसा करते हैं, इसे हम लोग गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं। x² का गुणांक कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है तो हम लोग 1 मानेंगे, 1 में 6 से गुना कीजिएगा तो 6 आएगा। तो 5 को आपको तोड़कर 6 लाना होगा, 5 को ऐसे 2 संख्या में तोड़ना होगा कि गुना करेंगे तो हमारा प्लस 6 आना चाहिए और जोड़ेंगे तो प्लस 5 भी आ जाना चाहिए। तो वैसे स्थिति में हम लोग क्या करेंगे 2 और 3 को लेंगे, 3 दूनी 6 भी हो जाएगा और 2 3 5 भी हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों x² को सेम टू सेम और ये 5x के बदले में हम लोग लिख सकते हैं प्लस में 2x और प्लस में 3x। कैसे लिखेंगे तो 2x और 3x मिलके 5x भी हो जाएगा, 3 दूनी 6 भी हो जाएगा और प्लस में दोस्तों कितना है, प्लस में 6 है, बराबर है 0। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, दोनों में x कॉमन मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे x को कॉमन कर लेंगे। ये x² था, यानी इसके पास अभी भी x बचा होगा, क्योंकि x² 2 x था, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे x लिखेंगे प्लस ये 2x में अगर हम लोग x से भाग लगाएंगे तो x कट जाएगा, केवल कितना बचेगा 2 बचेगा। प्लस यहाँ पे कितना है 3 है, तो हम लोग 3 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे 3 कॉमन कर लिए तो 3 से 3 कटेगा, केवल यहाँ पे दोस्तों कितना बचेगा x बचेगा और प्लस प्लस मिलके क्या होगा प्लस होगा। उसके बाद में अगर 6 में 3 से भाग लगा देते हैं तो 3 दूनी 6, ये 2 मरतबे कट जाएगा। उसके बाद वाले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि ये दोनों संख्याओं को एक साथ लिखते हैं, यानी हम लोग लिखेंगे x प्लस 3 को एक साथ, और ये दोनों तो उभयनिष्ठ है अर्थात दोनों में है, इसमें चलिए एगो कोई ले लेते हैं x प्लस 2 को एक साथ। इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि जब x प्लस 3 बराबर 0 होता है तो x बराबर लिखेंगे तो ये प्लस 3 था, बराबर की ओर जाकर क्या होगा -3 हो जाएगा। उसी प्रकार से कि जब x प्लस 2 बराबर 0 होता है तो x बराबर लिखेंगे तो ये प्लस 2 था, बराबर की ओर जाकर क्या होगा -2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा x का जो मान आ गया है वो -3, -2 आ गया है। उम्मीद है कि आज सभी को इसका भी सॉल्यूशन आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। है दोस्तों, अगला सवाल है हमारा कि उस त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 3, -5, -7, तथा 10, -2 दिया गया है। तो सबसे पहले ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे दिया गया है। अब यहाँ पे दिया क्या चीज गया है कि 3, -5 दिया है, तो पहला जो आपका मान बनेगा वो x1 का मान होगा, दूसरा y1 का मान, x2 का मान, y2 का मान, x3 का मान, y3 का मान। आप यहाँ पे लिख सकते हैं x1 का मान कितना है 3 है, y1 का मान कितना है -5 है, x2 का मान कितना है -7 है और y2 का मान कितना है 4 है। उसी प्रकार से x3 का मान कितना है तो 10 है, तो आप यहाँ पे 10 लिखेंगे और y3 का मान दोस्तों कितना है तो -2 है, तो आप यहाँ पे -2 लिख सकते हैं। उसके बाद में आपका फॉर्मूला का एक यूज करना पड़ेगा, त्रिभुज का केंद्रक का निर्देशांक बराबर क्या होता है। तो आप लिखेंगे
त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक बराबर, केंद्रक का निर्देशांक बराबर, इसके लिए एक फॉर्मूला का हम लोग यूज करते हैं, निर्देशांक बराबर। इसका एक फॉर्मूला आता है x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में होता है 3। तो यहाँ पे हमको चाहिए x1 का मान। दोस्तों x1 का मान कितना है, 3 है ना, आप 3 लिख दीजिए, प्लस x2 का मान, x2 का मान -7 है तो आप ऐसे कोष्ठ में लिखेंगे -7, और प्लस x3 का मान, x3 का मान दोस्तों कितना मिलेगा, 10 मिलेगा ना, तो आप यहाँ पे 10 लिख दीजिए, और बट्टा में कितना है, 3 है। इसे आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 3 का 3 प्लस और माइनस मिलके क्या होगा, -7 और प्लस 10 हो जाएगा, और बट्टा में कितना है, 3 है। उसके बाद में हम लोग लिख सकते हैं कि 3 यहाँ पे प्लस में था और 10 ये प्लस में, तो 10 और 3 कितना होगा, तो 13 हो जाएगा, और -7 और बट्टा 3। अगर 13 में से अगर आप 7 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 6 आएगा, तो आप यहाँ पे 6 लिखेंगे, और भागा 3 है तो ये कट के हमारा 2 आ जाएगा, अर्थात x का जो मान आ गया है वो 2 आया है। उसी प्रकार से y का भी फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2 प्लस y3, और बट्टा में होता है 3। तो यहाँ पे क्या करना होगा कि y1 का मान सबसे पहले लिखना होगा। y1 का मान देख लीजिए, -5 दिया गया ना, तो आप लिखेंगे -5 प्लस y2 का मान, y2 का मान कितना था, 4 था ना, आप 4 लिखेंगे, प्लस y3 का मान, y3 का मान दोस्तों -2 था तो आप -2 लिख सकते हैं, और बट्टा में 3। उसके बाद है -5 प्लस 4, ये प्लस माइनस मिलके क्या होगा, माइनस होगा 2, और बट्टा में 3 है। इसे आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि -5, 4 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और बट्टा 3 होगा। अब ये -5 प्लस 2 मिलके कितना होगा दोस्तों, तो ये -3 बट्टा 3 होगा, जिसे हम लोग आसानी तरीके से कटा सकते हैं, कितने मरतबे, -1 मरतबे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 5 को भी हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। तो आइए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे अगला सवाल देख पा रहे हैं, अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन 6 में, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -4,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 अनुपात में विभाजित करती है। तो सबसे पहले आप सभी यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे, इसका नाम ए रखेंगे, इसका नाम बी, और इसका नाम आप रखेंगे क्यू। ए का निर्देशांक कितना दिया गया है, -4,7 दे दिया गया है, अनुपात कितना है, तो अनुपात है 2:3, और यहाँ पे दूसरा कितना दिया गया, दूसरा बिंदु, तो ये है 4,-3। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि x1 y1 और m1 और m2 इसका मान आपको याद रखना होगा। ये होगा दोस्तों x1 का मान, दूसरा y1 का मान, यहाँ पे ये मान होगा m1 का, ये m2 का हो जाएगा, ये x2, और दूसरा हो जाएगा y2 का मान। तो यहाँ पे बोला गया कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को 2 अनुपात में विभाजित करती है। तो इसमें एक फॉर्मूला का हम लोग यूज करते हैं जिसका नाम है विभाजन सूत्र। तो हम लोग लिखेंगे विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र क्या कहता है कि विभाजन सूत्र x में कहता है कि m1x2 प्लस होता है m2x1, और बटा में क्या होता है, तो m1 प्लस m2 होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि m1 का मान हमें चाहिए, m1 का मान क्वेश्चन बता दिया है कितना, 2, तो हम लोग यहाँ पे 2 लिखेंगे, गुने x2 का मान। दोस्तों x2 का मान 4 है ना, तो आप 4 लिख दीजिए, प्लस m2 का मान, m2 का मान कितना है, तो दोस्तों m2 का मान यहाँ से मिलेगा 3, आप 3 लिखेंगे, गुने x1 का मान, x1 का मान दोस्तों -4 है, तो -4 आपको लिखना होगा, और बटा में m1 प्लस m2, m1 का मान 2 है, m2 का मान 3 है, आसानी तरीके से हम लोग 2 + 3 लिख सकते हैं। उसके बाद लिस्ट में हम लोग क्या करेंगे, 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है। उसके बाद में 4 में 3 से गुणा करते हैं हम, तो 4 × 12 होता है, जो कि माइनस में होगा, चूंकि ये माइनस में है, तो हम लोग लिखेंगे -12, और बटा 3 और 2 कितना होगा, तो ये 5 होगा, ठीक है। उसके बाद में 8 में से अगर आप 12 को घटाइएगा तो जाहिर सी बात है कितना आएगा, -4 आएगा, और बट्टा में कितना है, 5 है। तो इस प्रकार से x का बिंदु का निर्देशांक नियामक हम लोग याद कर लिए हैं। उसके बाद में x के जैसा y का भी फॉर्मूला आता है m1 y2 प्लस
m2y1 और बटा में होता है m1 प्लस m2। तो यहाँ पे भी आपको चाहिए m1 का मान दे दिया गया है कितना 2 और गुणे y2 का मान दोस्तों -3 है ना, तो -3 लिख दीजिए प्लस m2 का मान यहाँ पे 3 है, आप 3 लिखेंगे गुणे y1 का मान कितना है 7 है ना, आप 7 लिखेंगे और बटा में m1 प्लस m2 का मान, m1 का मान 2 है, m2 का मान 3 है, तो आप लिखेंगे 2 प्लस 3। इसे आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि 3 दूनी कितना होगा -6 होगा, प्लस 3 सतह कितना होगा तो ये 21 होगा और बट्टा 3 और 2 कितना होगा तो ये 5 होगा। इसके बाद में जैसा कि आज सभी को मालूम होगा कि -6 और प्लस 21 मिलके कितना होगा, यानी 21 में से 6 को हम लोग माइनस करेंगे कितना होगा 15 होगा और बट्टा में कितना है 5 है, तो 5 दिया 15 कट जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब -4/5 और कोमा 3 आ गया है। देखिए दोस्तों वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से जितना भी क्वेश्चन बताया गया होगा सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा। है दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो है दोस्तों मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।